हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द डीएवी कॉलेज ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप। तो लास्ट क्लास में अपने कंप्लीट कर दिया था पाउली स्पिन मैट्रिसेस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके रिगार्डिंग अपने पढ़ा था स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो आपको उसमें कोई भी अगर इसका क्वेश्चन आए आपके पास, चाहे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से एक्सप्रेस करके कोई भी आपको कॉम्यूटेशन रिलेशन पूछा जा रहा हो, या फिर आपको स्पिन के रिगार्डिंग कोई कॉम्यूटेशन रिलेशन पूछा जा रहा हो, या फिर आपको जे के रिगार्डिंग कोई रिलेशन पूछा जा रहा हो, मतलब एक्चुअली है ये एंगुलर मोमेंटम का पार्ट ही। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एस से डिनोट करते हैं, और ये होता है एक्चुअली टोटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब एल और एस को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आता है। तो तीनों में से किसी का भी अगर आपको कोई कॉम्यूटेशन रिलेशन पूछा जाए तो क्या होगा, वो सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना। एक्चुअली ये आपके पास एक्सप्रेशन होता है, ये होता है ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग, और इसको बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे आगे चल के स्टडी करते हो आप, जे इज इक्वल टू क्या होता है, जे वेक्टर इज इक्वल टू होता है एल वेक्टर और प्लस माइनस एस वेक्टर। इनका एडिशन कैसे किया जाता है, मतलब एल और एस को जब अपने कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो उसको जे बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना वहां पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। जे के बारे में पूछ रहा है, एल के बारे में, या फिर एस के बारे में, या फिर सिर्फ उसने सिर्फ एंगुलर मोमेंटम वर्ड यूज किया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीनों में से किसी की भी बात कर सकते हो आप। ठीक है। और इसके लिए इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल केस होता है। ये क्या आता है आपके पास एक्चुअली पर्टिकुलर स्पिन में, और इसमें एस इज इक्वल टू हाफ, एम एस इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ वाला केस एक थोड़ा सा स्पेशल होता है। उसके बेसिस पे अपने क्या करते हैं, फिर आगे पाउली स्पिन मैट्रिसेस डिफाइन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको स्पेशली इसके ऊपर अटेंशन पे करनी है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं मोस्टली। ठीक है। अब अपने पास चलते हैं, नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है आपका हाइड्रोजन एटम क्या होता है। एक्चुअली हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका टॉपिक है स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स के रिगार्डिंग। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। और इसमें आपके पास स्पेशल जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो आएगा आपके पास हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम और स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो आपके पास V इन जनरल क्या होता है, अपने पास क्या लिखते हैं, एज एफ आर वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होता है ना, उसको क्या लिखते हो आप, एज ए फंक्शन ऑफ आर वेक्टर इसकी फॉर्म में लिखते हो। ठीक है। तो वो क्या होता है, आर थीटा और फाई तीनों का फंक्शन होता है। तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, वी आर थीटा एंड फाई। ठीक है। ये तो इन जनरल होता है। अब किसी भी अपने स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसका नेचर कैसा होता है, इस फॉर्म का होता है। सॉरी, स्फेरिकली पोटेंशियल की बात करेंगे अपने, सिमेट्रिक को एक बार थोड़ा सा रोक दीजिए वर्ड को, तो उसकी नेचर इन जनरल ऐसा होता है, वी है वो आपका आर थीटा और फाई का फंक्शन होता है, जिसको आप स्फेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी बोल सकते हो। अब अगर आपको बोले कोई पोटेंशियल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, उसका मतलब ये होता है अगर आपका v एज ए फंक्शन ऑफ r है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, वो अगर r का फंक्शन है ओनली, यानी इसको आप बोल सकते हो फंक्शन ऑफ r ओनली, थीटा और r ओनली, थीटा और फाई से क्या वो इंडिपेंडेंट हो, थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, तो ऐसे पोटेंशियल को बोलते हैं अपने स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में कोई भी पोटेंशियल दे रखा हो, जैसे आपको वी आर इज या वी आर वेक्टर इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा हुआ है के अपॉन आर स्क्वायर, के कोई कांस्टेंट है, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा ये वी है सिर्फ वो सिर्फ आर का फंक्शन है, मतलब इसको अपने क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो पहला तो आपको ये डिफरेंस करना आना चाहिए, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल और एक स्फेरिकली पोटेंशियल में क्या फर्क होता है इन जनरल। ठीक है। तो ये सिर्फ आर का फंक्शन है तो उसको बोलेंगे स्फेरिकली। अगर कुछ ऐसा आ जाए के थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाए तो आप क्या बोलोगे, अब ये स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि आर के साथ थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है। तो सिर्फ आर पे डिपेंड करें तो उसको स्फेरिकली सिमेट्रिक बोलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन मस्ट है, आपके नेट के एग्जाम में आते ही आता है, तो इसको देखते हैं अब इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे इसको एक्सप्रेस करना है। और फिर आता है बस हाइड्रोजन लाइक एटम्स भी बोलते हैं एक्चुअली अपने ना, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है अगर देखा जाए तो 1h1,
मतलब इसमें 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन होता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंडरस्टूड है, क्योंकि कोई भी एटम होता है वो क्या होता है, इन जनरल न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे जितने प्रोटॉन है उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रॉन के लिए अपने पास थोड़ा सा स्पेसिफिक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हाइड्रोजन का कन्फिगरेशन कैसा होता है एक्चुअली, ये अपने को ध्यान देना है। ठीक है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही क्या होता है उसमें, न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं ना, वो क्या हो सकता है आपका, हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम प्लस 2 हो सकता है, बेरिलियम प्लस 3 हो सकता है। अगर ऐसा कुछ लिखा मिले आपको, इसका मतलब वो सारे सारे क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स है। ठीक है, तो उनका रिजल्ट और ये जो स्टडी अपनी थ्योरी कर रहे हैं उनका रिजल्ट एक जैसा आएगा, सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे, बट उसमें फर्क ये आएगा, हाइड्रोजन के लिए तो आप Z इज इक्वल टू क्या यूज करते हो, इसके लिए तो Z इज इक्वल टू यूज करते हो 1। इसके लिए अगर आपके पास फॉर्मूला है उसमें कहीं Z आ रहा है तो उसमें Z इज इक्वल टू क्या यूज करोगे, 2, Z इज इक्वल टू 3 और Z इज इक्वल टू 4। हाइड्रोजन लाइक की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर ऐसा ये लिखा हुआ सिंपल, या फिर हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3 लिखा हुआ है, ये सारे हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंडर आते हैं। और जो आपके पास अगले आगे स्टडी करेंगे अपने फॉर्मूला आएगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई अगर Z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ जाए आपको कोई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन लाइक एटम किसी की बात कर रहा है तो हीलियम प्लस की बात कर रहा है तो Z इज इक्वल टू उसमें 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, लिथियम प्लस 2 की 3 करोगे, बेरिलियम प्लस 3 की बात कर रहा है तो Z इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करोगे। ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है ना मोस्टली, इसमें जो आपका वेव फंक्शन होता है उसका नेचर कैसा होता है वो देखते हैं। अगर आपका हाइड्रोजन एटम को क्या माना जाता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक माना जाता है। इसका मतलब ये हो गया उसके अंदर जो पोटेंशियल आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा होगा, आर का फंक्शन होगा, आर पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसका वेव फंक्शन कैसा आता है, जैसे अपने 1D बॉक्स स्टडी किया था, 3D बॉक्स स्टडी किया था, पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल बैरियर स्टडी किया था, उसमें वेव फंक्शन कैसा आता है उसकी बात करते हैं। तो अब इसमें इन जनरल वेव फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है वो देखिए। तो आपके पास इन जनरल इसमें जो वेव फंक्शन आप लिखोगे ना वो किसका फंक्शन आएगा, आर का भी, थीटा का भी, फाई का भी। तो अगर आप इसको अलग अलग करके लिखोगे ना तो आर एज ए फंक्शन ऑफ आएगा आर, और ये इसका सिंबल होता है एक्चुअली ऐसा कुछ बना के लिखा होता है भाई, स्माइली नहीं है ये एज ए फंक्शन ऑफ थीटा और ये एज ए फंक्शन ऑफ फाई होता है। तीनों को अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं अपने, जैसे ये वाला है सिर्फ आर का फंक्शन, ये वाला है सिर्फ थीटा का फंक्शन, ये है सिर्फ फाई का फंक्शन। किसकी किस पे डिपेंडेंस होती है उसकी वैल्यू कहां से पता चलेगी वो देखिए। ये जो आर पे डिपेंडेंस वाला पार्ट है ना, अब आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो उसमें अगर अपने कोई स्टेट आइडेंटिफाई करनी हो ना तो स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, एन, एल और एम। एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर ये पता है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये पता है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। इनके बेसिस पे आपस में कैलकुलेशन होती है। वो कैसे कैलकुलेट करना है अभी बताता हूं। तो ये वाला पार्ट है, ये आपको वैल्यू कौन सी बताएगा, एन की वैल्यू के बारे में बताएगा। थीटा वाला पार्ट है, ये आपको किसकी वैल्यू के बारे में बताएगा, एल की वैल्यू के बारे में बताएगा। और फाई वाला पार्ट है, ये आपको एम बोल सकते हो आप इसको, या फिर एम के पैरों में एल, एम सबस्क्रिप्ट एल बोल सकते हो आप। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहां पे एम भी लिखा हो सकता है या फिर एम एल भी लिखा हो सकता है, ध्यान देना। तो एम इंटू एल नहीं है, एम के पैरों में एल है। तो ये समझाने के लिए है, अगर आपको जैसे एन की कोई वैल्यू क्या है पर्टिकुलर गिवन है तो आप एल कैलकुलेट करोगे ना तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 0, 1, 2 अप टू कहां तक आएगी, n-1 तक आएगी लास्ट वैल्यू। ठीक है, और ml की वैल्यू क्या आएगी, ml की वैल्यू क्या होती है, -L2 + L इन टर्म्स ऑफ इंटीजर स्टेप्स। तो L की ईच वैल्यू के लिए अपने ml की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसके लिए सिर्फ 0 आएगी ml की, वो L की जब वैल्यू 1 होता है ml की क्या होती है, -1, 0 एंड +1 होती है, तो एंड सो ऑन। तो ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट की जाएगी। n की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, फिर आपको L की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, फिर आपको ml की वैल्यू भी आइडेंटिफाई करनी है।
यानी n की एक गिवन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग l की कई सारी वैल्यूज हो सकती है और ml की भी काफी सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। ये आपको ध्यान देना है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको अगर साई आर थीटा और फाई का फंक्शन दे रखा हो तो उसके बेसिस पे आपको एन एल और एम एल की वैल्यूज कैसे अपने कैलकुलेट करेंगे उसको आगे स्टडी करते हैं, उसको आगे प्रोसीड करते हैं अपने। एक्चुअली यहां पे ये जो फॉर्म होती है ना, ये फॉर्म होती है, ये आपको एन की वैल्यू देती है एक्चुअली, और ये जो फॉर्म होती है किसकी वैल्यू देती है, एल की वैल्यू, और ये फॉर्म किसकी वैल्यू बताती है आपको, एम एल की वैल्यू बताती है। तो जो इसका जो आपको फॉर्म गिवन होगी कि पोटेंशियल इस टाइप का है, तो इसको आप आइडेंटिफाई करोगे, इसके बारे में आपको गिवन होता है e टू द पावर माइनस एन आर अपॉन जेड ए नोट और सम कांस्टेंट, ये इसकी फॉर्म गिवन होती है। मतलब आपको अगर वेव फंक्शन की फॉर्म गिवन हो और उसमें e की पावर माइनस समथिंग में कोई पैरामीटर दे रखा हो, साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है, तो आप वहां से पहले क्या जज करोगे, तो n की वैल्यू यहां पे कुछ r के साथ में क्या लिखा हुआ वो वैल्यू पता चलेगी आपको। हाइड्रोजन एटम की अगर वो बात कर रहा होगा तो z इज इक्वल टू 1 भी होगा, मतलब अपॉन में क्या होगा, सिर्फ a नोट। तो जैसे मान लीजिए e टू द पावर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की बात कर रहा है वो, और वो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है, मतलब आपका v साई है या v है वो सिर्फ r पे डिपेंड करेगा। तो वहां से आप क्या जज करोगे, वहां से आपको जैसे e टू द पावर माइनस 2r अपॉन a नोट लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम अंडरस्टूड है z इज इक्वल टू 1, तो वहां से आप आइडेंटिफाई क्या कर लोगे, n की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2, मतलब r के साथ में क्या लिखी हुई वैल्यूज है, वहां से n की वैल्यू जज करोगे। ये होता है एक्चुअली, ये अपने आइडेंटिफाई करते हैं pl cos थीटा से, जिसको आप बोलते हो लेजेंडरी पॉलिनोमियल बोलते हो। मतलब अगर आपके पास एक्सप्रेशन में कोई भी थीटा वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो l इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, जैसे p0 cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब थीटा वाला पार्ट एब्सेंट होता है, तो उसको क्या बोलोगे आप, l की वैल्यू क्या है, वहां से 0 आइडेंटिफाई कर दोगे। अगर cos थीटा या sin थीटा लिखा हुआ है, जैसे p0 समथिंग x इज इक्वल टू क्या होता है 1, और p1x इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है x आई थिंक, और p2x इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1/2 और मतलब 3x स्क्वायर माइनस समथिंग करके ऐसा कुछ कोई वैल्यू होती है। तो अब यहां से आप क्या जज करोगे, अगर p1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो अगर sin थीटा या cos थीटा आ रहा हो, अगर आपका एक्सप्रेशन दे रखा हो यहां पे कोई एक पार्ट हो उससे, तो आप n की वैल्यू जज कर लोगे जो सिर्फ r पे डिपेंड वाला पार्ट होगा, दूसरा फंक्शन होगा जो थीटा पे डिपेंड वाला होगा, वहां से आप किसकी वैल्यू जज करोगे, l की, वहां पे देखोगे थीटा अगर है ही नहीं तो आप क्या कंक्लूड करोगे, l की वैल्यू 0 है। अगर उस एक्सप्रेस sin थीटा या फिर cos थीटा लिखा हुआ है तो आप l इज इक्वल टू क्या जज करोगे, 1 है। अगर उसमें sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा या फिर sin थीटा इंटू cos थीटा प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो आप वहां से क्या जज करोगे, l की वैल्यू क्या है, 2 है। ये ध्यान देना एक्चुअली आपको, एक्सप्रेशन में थीटा की कैसी टर्म्स प्रेजेंट है, तो वहां से आप l की वैल्यू जज करोगे। और ml की वैल्यू कैसे जज करोगे, आपको एक्सप्रेशन में सम कांस्टेंट c और इनटू मिलेगा गिवन में e टू द पावर आयोटा ml फाई, ऐसा कुछ। मतलब यहां पे देखना भी, यहां पे ये रियल पार्ट प्रेजेंट है, यहां पे आयोटा वगैरह नहीं है, और जहां पे आयोटा वगैरह प्रेजेंट आपको दिखे, साथ में फाई दिखे, तो उस एक्सप्रेशन का यूज करके आप क्या देखोगे, ml की वैल्यू क्या गिवन है। ध्यान से देना, जैसे मान लीजिए आपको कहीं दे रखा हो e की पावर माइनस आयोटा फाई, तो आप यहां से क्या जज करोगे, तो ml की वैल्यू क्या है, -1 है, ये ध्यान रखना, ml की वैल्यू -1। अगर प्लस दे रखा हो तो +1 है, तो ml की वैल्यू माइनस प्लस दोनों पॉसिबल हो सकती है, तो वो आपको जज करना है। और अगर आप n l और ml की कोई एक वैल्यू लिख के उसको एक ब्रैकेट में एक्सप्रेस कर देते हो, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर, किसी स्टेट से डिनोट करते हैं कि आपका गिवन हाइड्रोजन एटम है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। तो स्टेट का मतलब n l और m की वैल्यू क्या क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। तो इसमें ऐसा कोई वेव फंक्शन आपको गिवन हो सकता है, उसका यूज करके आपको n l और ml की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। क्लियर? उसके बेसिस पे आप बता सकते हो आपका पार्टिकल कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। ये ध्यान रखना एक्चुअली पहला क्वेश्चन तो इस पे ये होता है स्टैंडर्ड का कि कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है। ऐसी कोई स्टैंडर्ड की फॉर्म गिवन होगी, उसका यूज करके आपको बताना है कि कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा दे रखा हो साई आर इज आर थीटा फाई इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा हो e टू द पावर -2r अपॉन a नोट कोस थीटा
इंटू ई टू पावर 2 आयोटा फाई, ये दे रखा हो। और अब आपसे पूछा जाए कि आपका हाइड्रोजन एटम है वो किसी भी स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के अंदर क्या है, किसी पर्टिकुलर इस स्टेट में प्रेजेंट है, तो स्टेट क्या होगी, स्टेट का मतलब एन, एल और एम की वैल्यू क्या होगी। तो इसका यूज करके आप डायरेक्ट बता दोगे एन की वैल्यू कितनी है, एन इज इक्वल टू 2। इसका यूज करके आप डायरेक्टली बता दोगे एल इज इक्वल टू कितना है 1। और एम एल की वैल्यू कितनी है, एम एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, ध्यान देना, -1, 0 और +1 हो सकती है, 2 तो नहीं हो सकती। इसका मतलब आपको ऐसा वेव फंक्शन गिवन नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है आयोटा फाई प्लस, तो इसका मतलब इसका यूज करके आप क्या बता दोगे, एम एल की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो आपको पूछे स्टेट कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे 2,1,1 आपका गिवन हाइड्रोजन एटम है वो इस स्टेट में प्रेजेंट है। क्लियर? और यहां पे जो ए नोट सिंबल यूज कर रहा हूं ना, इसको बोलते हैं एक्चुअली बोहर रेडियस। बोहर रेडियस ए नोट होता है, वो बोहर रेडियस होता है। अब अगर आपको पूछे ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है, इस पे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके लिए सबसे लोएस्ट वैल्यूज क्या पॉसिबल हो सकती है, एन की लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 1 पॉसिबल हो सकती है। और इसके लिए एल की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, इसके लिए एल की भी ए की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि एल क्या होता है आपका 0 से चल के अप टू n-1, तो 1 - 1 करेंगे तो 0, मतलब एल की सिर्फ ए की वैल्यू पॉसिबल है 0। एल की अगर ए की वैल्यू पॉसिबल है तो एम एल की भी ए की वैल्यू पॉसिबल होगी, वो क्या होगी 0, क्योंकि -0, 0 + 0 समथिंग ए की वैल्यू है 0 है। तो इस स्टेट को क्या बोल सकते हो, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें, इसका मतलब वो क्या लिखेगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो 1,0,0 ऐसे भी डिनोट कर सकता है वो। तो इस स्टेट में वेव फंक्शन कैसा होता है, जैसे साई एन एल एम एल ऐसा कुछ लिखा जाए, आर थीटा और फाई की फॉर्म में लिखा जाए, तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन कैसा होगा 1 0 0। यहां पे कोमा लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसका जो नेचर होता है वो इस फॉर्म का होता है एक्चुअली, देखिए वो सिर्फ आर का फंक्शन होता है, ये भी ध्यान रखना, मतलब वो क्या होता है स्फेरिकल सिमेट्री की फॉर्म में होता है। तो 1/√of पाई ए नोट टू द पावर 3, इस पूरे का स्क्वायर रूट है e टू द पावर -r/a नोट। ये फॉर्म होती है जब आपका हाइड्रोजन एटम है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के अंडर काम कर रहा है या मूव कर रहा है, तो उसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कैसा होगा, वो होता है 1 0 0 साई 1 0 0, वो सिर्फ आर का फंक्शन होता है, ये ध्यान रखना। 1/√of पाई ए नोट टू द पावर 3, यहाँ पे ए नोट होता है ना, ये एक्चुअली होता है बोहर रेडियस, बोहर रेडियस, ए नोट को बोलते हैं बोहर रेडियस, ध्यान रखना। और e टू द पावर -r/a नोट ये फॉर्म होती है। तो यहां से आप जज भी कर सकते हो, हाइड्रोजन एटम है तो z = 1 और r के साथ में n होता है, तो n की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां से आप जज भी कर सकते हो। और यहां पे थीटा वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, थीटा वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसके लिए l की वैल्यू क्या है 0 प्रेजेंट, l की वैल्यू 0। फाई वाला पार्ट भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब ml की वैल्यू क्या है 0, तो ये भी बता सकते हो आप यहां से। क्लियर? तो ये वैल्यूज एक्चुअली आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, हाइड्रोजन एटम आपका ग्राउंड स्टेट में है तो उसके लिए आपको किसी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ सकता है। होता है अगर आपको वेव फंक्शन दे रखा हो और एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी जाए तो आप बता सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेंज होती है ना, जैसे आपको कोई इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको यहाँ पे पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। किसी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल वैल्यू है VR, आपको बोला जाए इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो r थीटा और फाई तीनों दे रखे हो तो आप 3 इंटीग्रेशन बनाओगे यहाँ पे, फिर क्या लिखोगे साई स्टार और इंटू में साथ में क्या लिखोगे v और साई और यहाँ पे क्या लिखोगे dv, ठीक है। तो अब एक्चुअली यहाँ पे 3 पैरामीटर है r थीटा और फाई, तो r थीटा और फाई की लिमिट क्या होती है, r की जो रेंज होती है ना वो होती है 0 to इनफाइनाइट, थीटा होता है ना वो आपका होता है 0 to पाई और फाई होता है ना वो होता है आपका 0 to 2 पाई। ये ध्यान रखना है एक्चुअली। अगर आपको हाइड्रोजन एटम के केस के लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोले, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात करें
तो उसमें आर थीटा और फाई की जो इन जनरल लिमिट होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना पड़े तो वहां पे आर की वैल्यू क्या होती है 0 टू इनफाइनाइट, थीटा होता है 0 टू पाई, फाई होता है 0 टू 2 पाई होता है। ये 3 डिफरेंट रेंजेस होती हैं इनकी, ये ध्यान रखना। डीवी वॉल्यूम एलिमेंट होता है ना स्फेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो उसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर। तो जैसे साई आपको गिवन है, वी भी पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन हो सकती है, v इज इक्वल टू 1/r या फिर k अपॉन r, ऐसा कुछ भी गिवन हो सकता है। साई पता ही आपको, dv किस जगह ये रखोगे तो आपका पूरा इंटीग्रेशन किस में आ जाएगा, r थीटा और फाई में आ जाएगा। तो आप उसको तीनों अलग अलग जगह ब्रेक कर लोगे, एक इंटीग्रेशन बना लोगे सिर्फ r में, दूसरा सिर्फ थीटा में, तीसरा सिर्फ फाई में। तो स्टेप बाय स्टेप ये लिमिट लगा के आप उसको सोल्व करते जाओ। क्लियर? तो ये अगर आपके एग्जाम में हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है किसी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो आप उसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे 1/r की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, तो आप लिखोगे ग्राउंड स्टेट की बात करें तो साई स्टार, साई आपको पता है साई है तो साई स्टार भी यही होगा क्योंकि ये रियल फंक्शन है। और यहाँ पे 1/r साई और डीवी किस गई है, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इंटीग्रेशन की लिमिट आपको पता है, इंटीग्रेशन सोल्व करो और आपके पास 1/r का 1/r स्क्वायर भी पूछ सकता है आपको, सिंपली r भी पूछ सकता है, r स्क्वायर पूछ सकता है, किसी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ सकता है। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, ध्यान रखना। तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आपको स्टैंडर्ड ये पता है, और मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्राउंड स्टेट के रिगार्डिंग ही आते हैं। क्लियर? तो ये अपने पास हाइड्रोजन एटम का, और इसके बेसिस पे इनकी क्या क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स बना के एक्चुअली मैं आपको लिखवा दूंगा 1 बाय 1 की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। 1/r की वैल्यू क्या होती है, 1/r स्क्वायर की क्या होती है, r की क्या होती है, r स्क्वायर की, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है? और a नोट होता है 0 से a नोट की जो रेंज, जब r की वैल्यू क्या होती है 0 से a नोट के बीच में होती है, तो इसको बोलते हैं बोहर रेडियस। सेंटर से लेके, न्यूक्लियस से लेके जो पहली बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं बोहर रेडियस। तो इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपका हाइड्रोजन एटम में कोई भी, जैसे आपको पूछे भी हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो सकता है आपका, मतलब न्यूक्लियस के जस्ट आउटर वाली स्टेट से लेके बहुत सबसे एक्सट्रीम वाली स्टेट के बीच में किसी भी स्टेट में हो सकता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 जैसे KLMN होता है, किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर आपको बोले बोहर स्टेट में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी कैलकुलेट करके बताएंगे। उनका रिजल्ट डायरेक्ट क्या होता है, या बोहर स्टेट से बाहर एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। उनके कुछ स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में स्टेप बाय स्टेप अपने लिखेंगे। थैंक यू सो मच।